हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इवन आपके सारे के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, सारे कंसेप्ट्स हो चुके हैं। ये अभ्यास सीरीज की रिवीजन का भी रिवीजन है, क्योंकि अगेन सारे कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं अलग अलग चैप्टर्स के आपके ब्रशअप कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको रिकॉल करा दिए जाएंगे। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। अप्रोक्सीमेटली 90% और मोर कंसेप्ट्स आप ऑलरेडी जानते हैं। बेसिक चार्ट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसका भी यहां यूज होगा, और सारे के सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ पॉइंट्स का भी यहां यूज करके आपको ये करिकुलम कराया जाएगा। आइए सर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए इज 32 ईयर्स, इज एम्प्लॉयड विथ XYZ प्राइवेट लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। कुछ भी नया नहीं है सर, एक आदमी है, ये कहीं एम्प्लॉय है। क्या है सर? एम्प्लॉय। इट मींस हमारा ये सैलरी की इनकम अर्न कर रहा है, और इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। ओके सर। ही हैज रिसीव्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 1500 रुपीज पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम द कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। कुछ भी नहीं सर। सर देखिए कितना सिंपल है। एम्प्लॉय है तो सर इसको क्या क्या मिल रही है सर? सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही है सर? 50,000 रुपीज की पर मंथ की। सर इसके अलावा इसको HRA मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल रहा है। जो इसको ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल रहा है सर वो 1500 रुपीज पर मंथ की मिल रहा है, और HRA मिल रहा है 20,000 रुपीज पर मंथ। इज इट क्लियर? अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। एज इसकी बोलिए 32 ईयर, मतलब सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का कोई रोल नहीं आएगा। सिंपल सी बात है सर। ठीक है, करना क्या है सर? कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की टोटल इनकम मतलब डिफरेंट हेड्स की टोटल इनकम मिला के कितनी इनकम होती है और टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है वो कंप्यूट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। सर यहां पे लिखिए क्वेश्चन। सर यहां पे लिखिए क्वेश्चन। जब भी लिखा इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, आप देखो यहां पे इसने बताया ही नहीं है कि 115 BAC ऑप्ट कर रहा है या ऑप्ट आउट कर रहा है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लेंगे या ऑप्शनल टैक्स रिजिम लेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसा इसने कुछ भी नहीं कहा, और कह दिया कि मोस्ट बेनिफिशियल मैनर बताओ। तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पे आप 115 BAC के अकॉर्डिंग इनकम निकालोगे, और उस इनकम के ऊपर 115 BAC के ऊपर आप इनकम निकालेंगे। ठीक है, और इस इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे। साथ ही साथ सर 115 BAC से अगर ऑप्ट आउट कर गया, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं लिया, क्या ले लिया इसने? ऑप्शनल टैक्स रिजिम ले लिया, तो इसकी इनकम कितनी होगी और तब इनका टैक्स कितना होगा, आप इस चीज को भी कैलकुलेट करेंगे। सर जब ये दोनों चीजें ही आप कैलकुलेट कर लेंगे तो टैक्स का अमाउंट इन दोनों में से जो वाला कम होगा, अज्यूम करिए यहाँ पे 200 रुपीज आ रहा है और यहाँ 150 आ रहा है, तो जो सा अमाउंट कम होगा वो मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द एसएससी हो जाएगा, और वो वाला टैक्स रिजिम उसको ऑप्ट आउट करा देंगे। इज इट क्लियर? अगर लिखा ही नहीं है कि कौन सी टैक्स रिजिम ले रहा है एसएससी, तो आपको सीधा सिंपल ये करना है, दोनों टैक्स रिजिम में इनकम देखो, टैक्स देखो, जो ज्यादा फायदे वाला हो वो एसएससी को दिलवा दीजिए। BACA। ओके सर जी, ठीक है सर। आइए आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा ही हैज पेड रेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ फॉर अकोमोडेशन इन दिल्ली। ओके सर, दिल्ली में इनका घर है जहां पे 25,000 रुपीज पर मंथ का एकोमोडेशन भरते हैं। मिस्टर ए हैज पेड इंटरेस्ट ऑन 2,10,000 फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। द कंस्ट्रक्शन हाउस इज कंप्लीटेड इन मार्च 2024 एंड हिज पेरेंट लिव इन दैट हाउस। कोई बात नहीं सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, उनके पेरेंट्स उस घर में रह रहे हैं। सर इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात भी यहां पे आ गई। सर अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात आ गई तो यहां पे सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। सेक्शन 24B याद करो, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट के पेमेंट को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस की तरह क्लेम कर सकते हो, और सर यहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट 2,10,000 है। ध्यान देखना सर, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है, साल भर में इन्होंने इंटरेस्ट जो दिया है वो 2,10,000 रुपीज दिया है। हाँ सर क्लियर है। अदर इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं सर। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है 80C का 1,50,000। सर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, पेंशन स्कीम 80CCD1 सर 50,000, सर ये भी डिडक्शन मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर हु इज आउट ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स।
सर अगर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए देते हो तो 25,000 रुपए है, बट वही पेरेंट्स के केस आता है तो 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिलता है। मतलब सर 80D के अंदर ये अप टू 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर है सर। तीसरी बात, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, सर यहाँ पे इनको ये अप टू कितना मिल सकता है सर, 25,000 मिल सकता है। 32,000 लिखा है बट 25,000 मिल सकता है। अब एक सिंपल सी बात सर हमें देखना है क्या मोस्ट बेनिफिशियल है। मोस्ट बेनिफिशियल है, अगर 115 BAC लेंगे तो हमको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करने के लिए नहीं मिलेगा। अब हमको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वाली नहीं, सॉरी 4A वाली नहीं मिलेगी, 80C 80D ये सब कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 115 BAC ऑप्ट करें तो ज्यादा अच्छा है या 115 BAC से शिफ्ट आउट करके ऑप्शनल टैक्स रेजिम ले लें तो बेनिफिशियल होगा। सर दोनों की कैलकुलेशन हम बड़े मजे से करेंगे, बट पहले हम आते हैं ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर हमने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ली तो एचआरए का बेनिफिट मिल जाएगा हमको, ट्रैवल अलावेंस ये या मतलब जितने भी अदर अलावेंसेस होते हैं उसका भी बेनिफिट मिलता है। सर दूसरी सबसे बड़ी बात, इनको सैलरी मिल रही है, हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है, ट्रैवल अलावेंस मिल रहा है। सर हमने एक रूल और पढ़ा था, कि ट्रैवल अलावेंस हर किसी को नहीं मिलता। ट्रैवल अलावेंस हर किसी को नहीं मिलता, हमने अच्छे से पढ़ा था, याद करो सर। ट्रेवल अलावेंस एग्जेम्प्ट होता है 3200 रुपीज पर मंथ तक, उसके लिए जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या तो फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड है इन डिसेबिलिटी इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड है, केवल उसी को सर यहाँ पे ट्रेवल अलावेंस मिलता है और किसी को सर ट्रेवल अलावेंस मिलता ही नहीं है। तो सर यहाँ पे आपको ट्रेवल अलावेंस एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो सर आइए, अगर हम computation of total income and tax liability of Mr. A for the assessment year 24-25 under normal provision of tax, हम डिफॉल्ट टैक्स प्रोविजंस नहीं लिए तो क्या होगा सर, ऑलरेडी गिवन है बेसिक सैलरी है मेरी 50,000 रुपीज इंटू 12 दैट इज 6 लाख रुपीज। ट्रांसपोर्ट अलावेंस एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कहीं नहीं लिखा था कि भाई ये नहीं कर सकते या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और लोअर एक्टिविटीज हैं। ठीक है सर जी, तो सर ये भी 1,80,000 टैक्सेबल हो जाएगा, जो इनका 15,000 इंटू 12 मिल रहा है। साथ साथ एचआरए रिसीव हुआ है 2,40,000। एग्जामिशन क्या अवेलेबल होती है, अगर एमकेडीसी में हो तो 50% ऑफ सैलरी, याद आ रहा है? अदर मुंबई एमकेडीसी, मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई के अंदर तो 50% ऑफ सैलरी, अदर केसेस में 40% ऑफ सैलरी। तो एचआरए रिसीव्ड, सबसे पहला अमाउंट एचआरए रिसीव्ड 2,40,000। दूसरा अमाउंट 50% ऑफ सैलरी दैट इज 6 लाख रुपीज बेसिक सैलरी थी, उसका 50% आता है 3 लाख रुपीज, या तो फिर सर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर ये चीज रटवाई हुई है फर्स्ट सेकंड थ्रू, तो एक्चुअल रेंट पेड आपने कितना किया है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सर एक्चुअल रेंट पेड आपने किया 3 लाख रुपीज, 25,000 रुपीज पर मंथ का था, तो 25,000 रुपीज पर मंथ का आपने एक्चुअल रेंट पेड किया है। 25,000 माइनस इंटू 12 माइनस करें सर 10% ऑफ सैलरी दैट इज 60,000, इसका 10%। सर क्या आता है, 3 लाख का 10%। सर कैलकुलेट करके देखिए, 3 लाख माइनस 60,000 दैट इज सर 2,40,000 आता है। तो सर इन तीनों में इसमें विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन कर दिया जाएगा एचआरए को। तो इन तीनों में कम कितना है सर, 2,40,000। तो 2,40,000 जितना भी आपको एचआरए मिला है ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। सर एचआरए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, कोई बात नहीं सर। सबसे पहली बात, बेसिक सैलरी 6 लाख रुपीज थी, ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1,80,000 रुपीज थे, और सर एचआरए जो रिसीव हुआ तो वो तो एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है। ओके, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी आ गई, 6 लाख प्लस 1,80,000 दैट इज 7,80,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 50,000 रुपीज का, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया हमने 50,000 रुपीज का, टोटल अमाउंट आ गया 7,30,000 रुपीज। क्लियर है? अब बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लगा था 1,10,000 रुपीज का, तो एनुअल वैल्यू इज निल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन would be restricted to 2 lakh in case of self occupied property which would be represented loss from house property। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस देखिए ये कितना है, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सर देखिए 2,10,000 है, सॉरी 2,10,000 रुपीज का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का लॉस लगा है, लेकिन मैक्सिमम लॉस मैंने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में बताया था 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख तक का मैक्सिमम लॉस आप एक साल के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, बाकी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि सेम हिट से हाउस प्रॉपर्टी हिट से ही एडजस्ट होगा।
ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो सेम हेड से ही एडजस्ट होता है, लेकिन अगर लॉस ड्यूरिंग द ईयर का है तो अदर हेड से, मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट भी हो सकता है। सर यहाँ पे 2 लाख रुपीज सर एडजस्ट हो जाएंगे लॉस। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5,30,000 रुपीज। सर डिडक्शंस भी तो मिल रही है चैप्टर 6 ए वाली, डिडक्शंस भी तो मिल रही है चैप्टर 6 ए वाली, कौन सी 80C की सर, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 1,50,000। 80C CD1 भी पेंशन वाली 50,000, साथ ही साथ सर हेल्थ इंश्योरेंस वाली भी जो खुद के लिए लिए और पेरेंट्स के लिए लिए, तो खुद वाली 25,000 और पेरेंट्स के लिए जो हमने ली उस पर 50,000, दैट इज टोटल 75,000 डिडक्शन मिल जाएगी। टोटल इनकम आ गई 2,55,000 रुपीज। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 5,000 पे टैक्स आएगा, बट अंडर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। याद करिए सर, टैक्स लाइबिलिटी तो आई 5%, बट रिबेट के कारण कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी इस तरीके से। सर याद करना, ये वाला जो चार्ट है आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मैंने दे दिया है, गिवन है सभी के पास। इस वाले चार्ट के बेसिस पे सब कुछ कर लोगे आप। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम दी हुई है सर, ऑप्शनल टैक्स रेजिम दी हुई है, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेबिलिटी दी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्या लगता है, कंपनी के ऊपर क्या लगता है, स्पेशल रेट। सर यहाँ पे देखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में बताया था कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम में क्या जाएगा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या जाएगा, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी मैंने बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था, इसकी क्लासेस यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, जरूर से देख लेना, और इस चार्ट को ना प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर से रखिएगा। ठीक है सर, इस चीज के लिए तो हम रेडी हैं। ओके सर जी, आइए अब आइए सर। सर इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन एक बात समझो, अगर आपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम लिया तो जीरो टैक्स आ रहा है, बट अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया तो क्या होगा सर? अगर आपने सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया तो आपकी सैलरी है 6 लाख रुपीज, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है ऑलरेडी गिवन 1,80,000, एचआरए की एग्जाम्शन नहीं मिलती है, एचआरए आपका 2,40,000 रुपीज, टोटल सैलरी आ गई माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल सैलरी आ गई 10,20,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 माइनस होने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 9,70,000। अब आपको ये याद रखना है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो तो अदर हेड से एडजस्टमेंट नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। साथ ही साथ चैप्टर 6 की कोई डिडक्शन यहाँ पे ये वाली 80C 80C CD और D की नहीं मिलेगी, तो सर यहाँ पे भी कोई डिडक्शन नहीं मिली है, तो टोटल इनकम आपकी आ गई 9,70,000। अब सर इस पे टैक्स निकालेंगे तो फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 3 लाख पे, नेक्स्ट 3 लाख पे 6 लाख माइनस 3 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, फिर नेक्स्ट 3 3 6 3 9 लाख रुपीज तक हो गया, फिर 9 लाख के ऊपर सब 70,000 रुपीज पे सर 15% का टैक्स आएगा, तो टोटल ये कैलकुलेशन करेंगे तो 55,550 रुपीज आ जाएगी। सर ये कैसे आया, देखो ना भाई, यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर 115BAC में, सॉरी 115BAC में अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो कंसेशनल टैक्स रेट आता है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन को, कौन सा वाला, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट 3 लाख पे, मतलब 3 लाख से ऊपर और अप टू 6 लाख रुपीज तक 5%, 6 लाख से ऊपर और अप टू 9 लाख रुपीज तक 10%, 9 लाख के ऊपर 15% और 12 लाख टू 15 लाख तक 20% लगेगा, लेकिन एबव 15 लाख 30% टैक्स लग जाता है। ये याद रखना था कि 25% का कोई स्लैब रेट होता ही नहीं है। याद रखो, नॉट अलाउड लीव ट्रेवल अलाउंसेस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बट ये भी याद रखना था कि अलाउड क्या था, 80C CD2, CCH2 और 80JJAA। सर इतना अच्छे से चार्ट बना के दिया था, गलती ही होने का ऑप्शन मैंने नहीं छोड़ा था। सेम सर चार्ट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, और हमको ये पता चल गया कि सर मेरा 55,500 का टैक्स बन रहा है, प्लस जाएगा सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यहां पे देखिए जब भी टैक्स पे हुआ, अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बचा था, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 57,720 रुपीज की, 57,720 रुपीज की आपकी टैक्स लायबिलिटी आई है। जबकि सर यहाँ पे आपके ऊपर 2,55,500 रुपीज की इनकम होने के बाद भी टैक्स जीरो आ रहा था इस ऑप्शनल टैक्स रिजिम में, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आपको सर टैक्स देना पड़ जा रहा है 57,720 रुपीज का, जबकि ऑप्शनल टैक्स रिजिम में आपका जीरो टैक्स जा रहा था। सैलरीड एम्प्लॉय कभी भी कोई भी टैक्स रिजिम चूज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस पर्सन के लिए है। तो सर आप अपने क्लाइंट को क्या ही कहेंगे कि सर आ जाइए, ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहां तक की बात तो अपने को एकदम क्लियर हो चुकी है। तो आइए सर देखिए, यही बात यहां लिखी होगी,
Since the liability as per normal provision of tax is lower than the tax liability under default tax regime under section 115BAC, it would be beneficial to Mr. A to shift out from default tax regime under section 115BAC for the assessment year 24-25. Okay, sir. In the given case, Mr. A is entitled to exemption under section 1013A, benefit of interest for housing loan in respect of self-occupied property, and chapter 6A deduction, owing to which the total income is reduced by 7,15,000 rupees. His total income would be regular provision of the act is less than 5 lakh, इसलिए उसको 87A का रिबेट भी मिल गया था। कुछ नहीं सर, वही बातें लिखी है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम छोड़ के ऑप्शन टैक्स रेजिम लेते हो तो आपको 2 लाख रुपीस का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस जितने भी डिडक्शंस है 80C 80CCD और 80D का भी बेनिफिट मिल जाएगा, और रिबेट 87A का मिलने के बाद आपके ऊपर जीरो टैक्स लायबिलिटी आती है। इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर सर? सर क्या ही मुश्किल था इसमें, प्लीज बताओ, 1 मिनट सोचो, स्पीड में मत भागते, इसमें क्या ही मुश्किल था सर, सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, बस अरेंज करके उसने आपको एक बॉल आपके सामने फेंक दी, आपको उस पर शिक्षा मारना था। कोई न्यू कंसेप्ट नहीं था, सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ था बॉस, सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, टेंशन नहीं लेना है। आगे आगे चलो सर, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं सर, क्या ही इसमें नया लिखा है। मिस्टर के इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज पर मंथ, ही इज गिवन एन ऑप्शन बाय हिज एम्प्लॉयर आइदर टू टेक हाउस रेंट अलाउंस और अ रेंट फ्री एकोमोडेशन व्हिच इज ओन्ड बाय द कंपनी। अब सुनो सर, एक एम्प्लॉय है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक एम्प्लॉय है, इसका जो मालिक है ना, जो मालिक है, जो इसका एम्प्लॉयर है, ठीक है, ही सेड कि एम्प्लॉय या तो आप हाउस ले लो, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन ले लो, या तो आप हाउस ही ले लो, या तो फिर और आप HRA ले लो, हाउस रेंट अलावेंस ले लो। अगर अगर एम्प्लॉय HRA लेता है, इट मींस वो रुपीज लेगा, मनी लेगा, मनी लेगा, और इसका HRA का डिडक्शन भी उसको अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हाउस रेंट अलावेंस लेता है, मतलब ये कोई रुपया नहीं लेगा, ये पूरा पूरा घर लेगा, उस घर में जाके रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है, बट याद रखो, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में इस घर की कीमत तो आएगी ही आएगी। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में जैसे HRA ऐड होता है, उसी तरीके से वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में इस घर की कीमत, फेयर वैल्यू, उस घर में रहने की कितना बेनिफिट इंप्लॉय को हो रहा है, वो आएगा ही आएगा। हाँ सर, इस बात को हम समझ गए, ठीक है। इफ द HRA, अगर उसने HRA ऑप्शन लिया, इफ द HRA ऑप्शन इज टेकन, देन HRA अमाउंट पेबल वॉज 7,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, HRA का अमाउंट 7,000 रुपीज पर मंथ होगा। द रेंट फॉर द हायर्ड एकोमोडेशन वॉज 6,000 रुपीज पर मंथ एट न्यू दिल्ली। Advise Mr. K whether it would be beneficial to him to avail HRA or rent free accommodation। अब एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप लोग अपने क्लाइंट को पूछते हैं, बताओ भाई, आपका चार्टेड अकाउंटेंट आके पूछ रहा है क्या करना है मेरे को, रेंट फ्री अकोमोडेशन लें या तो फिर हाउस रेंट अलावेंस लें, क्या लें? तो अब आप चेक करोगे कि बेनिफिट किसका है, रेंट फ्री एकोमोडेशन लेने में उसको ज्यादा फायदा है या HRA लेने में ज्यादा फायदा है। अब आपको बस इस चीज को चेक करना है कि सामने वाली पार्टी को, आपके क्लाइंट को किस चीज में बेनिफिट है। आइए सर चेक करते हैं। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कैश इनफ्लो देखते हैं, किसमें कैश का इनफ्लो ज्यादा है, कितना कैश, किसमें कैश उसके पास ज्यादा बच जा रहा है, सर चेक करते हैं। गिव योर एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ नेट टेक होम कैश बेनिफिट, कितना कैश वो लेके घर जाता है। Assume Mr. K exercise the option to shift out from the default tax regime under section 115 BAC। मतलब सर ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम नहीं ले रहे हैं, सॉरी ऑप्शनल टैक्स रेजिम ले रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब HRA का बेनिफिट इनको मिलेगा। आइए सर दोनों ऑप्शन देखते हैं। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, इतना इजी जिसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखो, बेसिक सैलरी 4,80,000 है दोनों ही ऑप्शन के अंदर, बेसिक सैलरी इनकी 4,80,000 रुपीज है, 40,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग। बट इफ परक्यूजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, अगर वो कहता है कि हम रेंट फ्री एकोमोडेशन लेंगे, HRA नहीं लेंगे, तो परक्यूजिट की वैल्यू आती है 72,000। कैसे कैसे 15% ऑफ सैलरी, याद करो HRA पढ़ाया था, 15% ऑफ सैलरी को मानते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, याद आ रहा होगा, HRA में सैलरी हेड में पूरा मैंने इसको डिटेल में बताया था वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स के अंदर, ठीक है सर, हम मान गए आपकी बात को, और बिना किसी डिबेट के हम कहते हैं कि हाँ सर 72,000 रुपीज आएगा। बट अब अगर इसने हाउस रेंट अलावेंसेस लिए तो कितना लेगा सर हाउस रेंट अलावेंस,
7,000 इंटू 12, 7,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। और एग्जेम्पशन कितने मिलेगा? पहला एचआरए रिसीव्ड, दूसरा 50% ऑफ सैलरी, बिकॉज ये नहीं, कहां पे है ये, दिल्ली रह रहे हैं ना, हाँ, 50% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सर सबसे पहली बात, एचआरए रिसीव्ड कितना है? 84,000 रुपीज। 50% ऑफ सैलरी कितना आता है? 2,40,000 रुपीज। तीसरी बात, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी कितना है? तो सर रेंट पेड इन्होंने किया 6,000 रुपीज पर मंथ का, 6,000 या 7,000 रुपीज, 6,000 रुपीज पर मंथ का सर इन्होंने तो किया है। तो 6,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी अगर आप देखें तो 48,000 माइनस 48,000, प्लीज कैलकुलेट करके बताओ। 72,000 माइनस 48,000, दैट इज सर 24,000 रुपीज। एचआरए कैलकुलेशन सैलरी हेड में मल्टीपल टाइम्स बताए हैं, इसलिए हम आपको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पशन मिलेगा 24,000 का, जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। और सर इसको 84,000 रुपीज एचआरए मिला था, मतलब नेट टैक्सेबल कितना आ गया? 84,000 माइनस 24,000, 60,000 नेट टैक्सेबल अमाउंट आया। टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? अगर एचआरए लेते हैं तो 5,40,000 रुपीज आ गई, और इफ एचआरए नहीं लेते हैं तो ग्रॉस सैलरी आपकी मानी जाएगी 5,52,000 रुपीज, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), 50,000 बोथ द केसेस में अवेलेबल है। तो नेट सैलरी आ गई 4,90,000 रुपीज। अब एक बात समझो, ये क्या ले रहे हैं सर? ये ले रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, नहीं ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल टैक्स रेजिम ले रहे हैं तो सर यहाँ पे 4,90,000 रुपीज है। सर हमें दिख रहा है 5 लाख के अंडर है, 87A का रिबेट मिलता जाएगा और कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। याद रखना, टैक्स लाइबिलिटी आएगी निल, टैक्स लाइबिलिटी आएगी निल। 5 लाख रुपीज तक अगर आपकी इनकम नहीं हुई, 5 लाख से एक्सीड नहीं की, तो 87A का भी रिबेट मिल जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी आती है निल। ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, अब तो ये चीजें सर याद ही हो गई हैं। तो सर देखिए यहाँ पे 4,90,000 था, टैक्स तो टोटल इनकम पे आया 2,50,000 से अबव वाले अमाउंट पे 290 के ऊपर आपका 5% के अकॉर्डिंग। बट सर 87A का रिबेट भी मिल गया 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। अगर आपकी इनकम एक्सीड नहीं होती है 5 लाख से तो 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर, तो 12,000 का आपको 87A का रिबेट मिल गया। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी आई निल, बट 5,02,000 रुपीज है, तो क्या होगा सर? रिबेट नहीं मिल पाएगा, तो आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगी सर 12,500, 12,500 प्लस 2,000 का 20%। प्लीज करके देखिए, 2,000 का 20% 400, और यहाँ पे सर आ गया 12,900। कैसे सर? ये देखो ना मेरे भाई, ये देखो, ये देखो, अगर आपने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ली तो अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, तो 5 लाख तक 5% लगा। लेकिन 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट गया उस पर 20% से टैक्स लग गया। सर 20% से टैक्स लग जाने के कारण यहाँ पे देख लीजिए आपके ऊपर क्या आ गया, 20% से टैक्स लगा। तो सर यहाँ पे 2,000 रुपीज पे 20% टैक्स लग के 12,900 रुपीज का टैक्स पेबल आया है। दूसरी बात, 87A का रिबेट ही नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, 5 लाख वाली बात कंडीशन, लेकिन 87A का रिबेट तो नहीं मिल पाएगा, साथ ही साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% और लग जाएगा। क्यों? क्योंकि याद करो, टैक्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज आया तो ठीक, नहीं आया, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से जरूर आता है, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स की परछाई है, शेडो है, छाया है। जहां जहां टैक्स रहेगा वहां वहां उसकी शेडो साथ चलेगी। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आ गया, 516 रुपीज। टोटल आया अमाउंट आपका 13,416 रुपीज। राउंड ऑफ नियरेस्ट रुपीज 10 में कर दीजिए सर, 13,420 रुपीज। सर देखो ये बात भी मैंने लिख दी थी कि एनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट रुपीज 10। सर एक एक बात सर आपको इस एक चार्ट में मैंने लिखवा दी थी, टैक्स सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह, एक एक बात सर मैंने आपको यहाँ पे लिखवा के दे दी थी। ओके सर जी, इस बात को भी हम समझ चुके हैं। तो सर हमने देखा 30,420 रुपीज का मैंने टैक्स भर दिया, कैश मेरा क्या फर्क पड़ा। अब आओ कैश फ्लो स्टेटमेंट समझते हैं। कैश सैलरी इनफ्लो, आपको पैसा कितना आया? अगर आपने एचआरए ऑप्शन लिया था तो 5,64,000 रुपीज आपके पास टोटल आया। कैसे आया सर? सर 4,80,000 आपको सैलरी आई थी, प्लस एचआरए का अमाउंट भी तो आया था, ये देखो ना, एचआरए 84,000 रुपीज प्लस 84,000 रुपीज का सर एचआरए आया था। टोटल 5,64,000 रुपीज आपके पास है। माइनस आपने इसमें से रेंट कितना पे किया? माइनस सर आपने रेंट पे किया था 72,000 रुपीज का, 7,000 रुपीज
₹6,000 पर मंथ के हिसाब से 6,000 इंटू 12 अगर आप करते हो तो सर 72,000, 6,000 इंटू 12 के हिसाब से आपने 72,000 रुपीज का रेंट पे किया था और ये बात भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सर टोटल नेट इनफ्लो आ गया 4,92,000 रुपीज, टोटल नेट इनफ्लो आ गया 4,92,000 रुपीज। बट सर अगर आपने कंसेशनल टैक्स रेट वाली बात की 4,80,000 रुपीज सर आपका क्या था, इनकम था, माइनस सर आपका टैक्स चला गया, 4,80,000 इनकम आई थी, आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन लिया था, कोई पैसा आपके पास नहीं आया था। बात समझो, आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन लिया था, कोई पैसा आपके पास नहीं आया था, आपके पास सिर्फ क्या आई, सैलरी। और अगर आप एचआरए लेते हो तो आपके पास क्या आया, सैलरी प्लस एचआरए माइनस रेंट पेड। लेकिन आपने रेंट फ्री एकोमोडेशन लिया तो सैलरी आई, ना कोई एचआरए आया, ना आपने कोई रेंट पे किया, तो 4,80,000 सैलरी आई। बट सर दुख की बात यह है कि आपने टैक्स पे कर दिया 13,420 रुपीज का। तो आपको आपके हाथ में कितने पैसे बचे, आपके पास बचे 4,66,580 रुपीज। देख लो सर, फायदा था एचआरए लेने पे, मेरे जेब में पैसे ज्यादा बचते, 492 पैसे बच जाते, 4,92,000 रुपीज बचते। तो मैं तो अपने क्लाइंट को रिकमेंड करूंगा कि भाई एचआरए ले लीजिएगा और कुछ मत लीजिएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन मत लीजिएगा, एचआरए ले लीजिएगा। तो देखो, सिंस द नेट कैश इनफ्लो अंडर ऑप्शन 1 एचआरए इज हायर देन इन ऑप्शन 2 रेंट फ्री एकोमोडेशन, it is beneficial to Mr. Kadam to avail option of house rent allowances। ओके सर जी, जैसा आप बोलिए सर। हमने क्लाइंट को ऑलवेज आप बेनिफिट वाली चीज ही बताइएगा। एंड आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो टेंशन मत लेना। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी यार, एक एक चीज ऑलरेडी मैंने आपको सैलरी के अंदर कुछ पार्ट मैंने आपको इसके अंदर बताए थे, सैलरी कुछ पार्ट आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर समझाए थे, कुछ डिडक्शंस में पढ़ाए थे। तो सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट जो अलग अलग आपने पढ़े वो इनकॉर्पोरेट होके यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ भी न्यू अभी तक नहीं आया है। एक कॉन्सेप्ट आएगा मार्जिनल रिलीफ का बस न्यू, बाकी कहीं कुछ नहीं न्यू नहीं है। तो इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन करते रहना। इसमें किसी को जो भी राइट डाउन करना है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सर, प्लीज 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 नोट डाउन कर लीजिए सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 51,75,000 एज एट 35 ईयर। टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है सर। ये जो मैंने आपको चार्ट बताया था ना, इसी के हिसाब से टोटल इनकम स्लैब रेट देते हुए क्या रेट से कहां टैक्सेबिलिटी होगी, केवल टोटल इनकम ही कैलकुलेट करनी है सर, बहुत ज्यादा इजी है। पूरे चैप्टर को अगर आप स्किप भी कर देते हो और बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो भी आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके सर, तो आपसे कहता क्या है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप एज 35 ईयर हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 51,75,000 रुपीज फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। assume that his total income comprised of salary income, income from house property and interest on fixed deposit. Assume that Mr. Kashyap has exercised the option to shift out from the default tax regime। सर इस पूरे क्वेश्चन में बात क्या बोली है, इस पूरे क्वेश्चन में एक बात बोली इन्होंने कि कश्यप भैया हैं, इनकी इनकम 51,75,000 है, इनकम में सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। बताओ इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी अगर ये शिफ्ट आउट कर गए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, मतलब इन्होंने ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज की है। सर हमको पता है अगर कोई बंदा ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज करता है तो सर उसका स्लैब रेट क्या है, 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% फिर 20% फिर 30%। सर ये चार्ट हम लोग 10, 15, 20 बार देख चुके हैं। सर साथ ही साथ आपने ये बताया था, आपने जब भी हम लोगों को ये क्लास पढ़ाई थी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बताया, ऑप्शनल टैक्स रेजिम बताया, इसका पीडीएफ भी आपने हमें दिया और कहा प्रिंट रख लेना। साथ सर आपने कुछ सरचार्ज के बारे में बताया था कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है इनकम के ऊपर एक सरचार्ज आ जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आता ही आता है, बट सरचार्ज कभी कभी आता है सरप्राइज की तरह। मतलब सर अगर किसी इंडिविजुअल एओपी, एचयूएफ, बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन की जिसने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ली है, अगर उसकी इनकम 50 लाख तक है तब तो कोई सरचार्ज नहीं, लेकिन 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक हो जाता है तो 10% ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज किसके ऊपर होता है, इनकम टैक्स के ऊपर होता है। अगेन सरचार्ज किसके ऊपर होता है, इनकम टैक्स के ऊपर होता है। अगेन सरचार्ज किसके ऊपर होता है, इनकम टैक्स के ऊपर होता है। सबसे पहले इनकम, बचुआ इधर देखो, सबसे पहले इनकम, इनकम के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स, टैक्स के ऊपर क्या लगेगा, सरचार्ज।
सरचार्ज किसके ऊपर? सर, किसके सर पे चार्ज हो रहा है? सर, टैक्स के ऊपर। और उसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन दोनों के कंबाइंड के ऊपर। ठीक है सर जी, आइए यहां पे समझते हैं। 1 करोड़ से 2 करोड़ होने पे 15% ऑफ इनकम टैक्स, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और अगर कोई 5 करोड़ से ऊपर अर्न कर लिया ना, तो जितना भी इनकम टैक्स का पोर्शन होगा उस इनकम टैक्स के ऊपर 37% का सरचार्ज लग जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। सर, सरचार्ज के रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए थे और इसका प्रिंट आउट आप रखेंगे। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अगर कोई लेता है तो उसके लिए सरचार्ज की लिमिट अलग है। अगर फर्म है, एलएलपी है, तो 1 करोड़ से ऊपर कमाने पे अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो 12% का सरचार्ज लगता है। डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी, सभी के लिए सरचार्ज की लिमिट अलग अलग है, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है। बट सर, अगर अभी हम देखें तो आपके इस क्वेश्चन में क्या है, आपके इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सर, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन पार्ट पे सीधे पहुंचते हैं। सर, इस क्वेश्चन के अंदर सर इन्होंने सीधे बोला था कि 51 लाख। आइए सर, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स बताते हैं हम 51,75,000 रुपीज के ऊपर टोटल इनकम अगर है तो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2,50,000 से अप टू 5 लाख पे 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स, और 10 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट आता है उसके ऊपर 30 लाख का टैक्स बनता है। तो सर यहाँ पे 12,500 आया, यहाँ 1 लाख रुपीज आया, और यहाँ पे 41,75,000 का 30% आता है आपका 41 लाख। मेरे साथ कोई भी नहीं लिखेगा इस समय, सिर्फ और सिर्फ स्पीड में इस चीज को समझ लो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है यार ये वाला। 12,52,000 रुपीज, ठीक है सर। ये टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो आता है 13,65,000 रुपीज। ओके सर, यहां तक तो सर आज तक एकदम बेसिक था, बेसिक चैप्टर तक, ठीक है। इसके बाद हम इसमें सरचार्ज 10% ऐड करेंगे, ये बात समझो। क्यों सरचार्ज ऐड की है अभी हमने बताया। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तो 10% सरचार्ज होगा। 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 15%, उसके बाद 25%, 37% तक सरचार्ज गया है। तो यहाँ पे 50 लाख से तो बढ़ी, बट 1 करोड़ से एक्सीड नहीं की, तो 10% का सरचार्ज सर यहाँ ऐड हो जाएगा। सरचार्ज किस पे लगता है अभी हमने बताया, इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स कितना आया था? ये आपका क्या आया है बॉस? ये आपका क्या आया है? ये आपका आया इनकम टैक्स, ठीक है सर। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का 10% आ गया सरचार्ज, तो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज आपका आ गया 15,01,500 रुपीज। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम 50 लाख रुपीज पे क्या होगा? इनकम टैक्स कंप्यूटेड टोटल इनकम ऑफ 50 लाख पे क्या आएगा? तो सर अगर मेरी इनकम केवल 50 लाख होती तो सर मेरे ऊपर इनकम टैक्स कितना आता? तो सर अगर हम देखें टोटल 50 लाख होती तो फर्स्ट 5 लाख पे कुछ नहीं, नेक्स्ट 5 लाख पे सर 5% के हिसाब से 12,500, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 5 लाख पे 20% के हिसाब से सर 1 लाख रुपीज, और सर नेक्स्ट 40 लाख पे 10 लाख से एक्सीड अमाउंट जो नेक्स्ट 40 लाख है उसके ऊपर 30% के हिसाब से, तो चटनी 12, हाँ, 1 लाख 12 लाख रुपीज। तो सर टोटल आ रहा है 13,12,500 रुपीज। इज इट क्लियर सर? देखिए, इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम 50 लाख, 13,12,500 रुपीज। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, क्लियर है। सर यहीं से एक छोटा सा मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट आया, यहीं से एक छोटा सा नया पॉइंट आपके लिए आया मार्जिनल रिलीफ का। देखो, अब इफ सर मेरी इनकम जब 51 लाख रुपीज, 50 यहाँ पे देखिएगा रेडिंग 51,75,000 थी, जब मेरी इनकम 51,75,000 थी, तो सर मेरे ऊपर टैक्स कितना आ रहा है? तो सर मेरे ऊपर टैक्स आ रहा है 15,01,500 रुपीज। और सर जब मेरी इनकम ओनली 50 लाख है, ओनली 50 लाख है, तो सर मेरे ऊपर टैक्स आ रहा है 13,12,500 रुपीज। इट मीन सर, जब मेरी इनकम, प्लीज मेरी बात सुनो, माई इनकम एक्सीड्स व्हेन माई इनकम इंक्रीज्ड बाई 1,75,000 रुपीज। कहां से आया ये 1,75,000? 50 लाख से जितना इनकम ज्यादा हो रहा है, देखो कितना हो रहा है, 50 लाख रुपए से कितना इनकम ज्यादा हो रहा है? 51,75,000 minus 50 lakh. When my income exceeds by rupees 1,50,000, 1,75,000, my tax is increased by which amount? बताओ, my tax is increased by which amount?
13,12,500 माइनस 15,01,500 दैट इज 1,89,000 रुपीज। बात को समझ रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई सर, एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड आ जाओ। यहाँ पे आपके लिए देखो सरचार्ज के लिए मैंने कुछ लिमिट बताई ना, यहाँ पे सरचार्ज के लिए लिमिट है कि अगर 50 लाख रुपीस तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ तक होती है तो 10% सरचार्ज, 2 करोड़ तक होती है तो 15%, उससे ऊपर होती है तो 25, उसके बाद 37%। हाँ सर, तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का क्या सेंस आता है इस बात को समझो। आपके क्वेश्चन में आपकी इनकम थी 51,75,000 रुपीज। इट मीन सर आपके ऊपर सर चार्ज एप्लीकेबल हो जा रहा था। बट सर ऐसा भी तो है कि अगर आप केवल 50 लाख रुपीस कमाए होते तो सर आपके ऊपर सर चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। बट 50 लाख 1 रुपीस कमा लोगे, केवल 1 रुपए ज्यादा है, यहाँ पे केवल 1 रुपए ज्यादा है, ये कमा लोगे तो सर आपके ऊपर क्या हो जाएगा, सर चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं था। अब बात को सुनना, बात को सुनिए सर, प्लीज 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 बात को सुनिए। अगर आप 50 लाख तक कमाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, टैक्स बनता है सर आपके ऊपर, प्लीज बेटा बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपके ऊपर सर अभी आपने टैक्स कैलकुलेट किया 30,50,000 रुपीज टैक्स बन रहा था, अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया, देख लो 40 लाख का 30% प्लस 1,12,500, ठीक है, 13,12,500 टैक्स बनता था, 13,12,500 टैक्स बन रहा था। बट सर आपने 1 रुपया भी ज्यादा कमा दिया ना, तो सर यहाँ पे आपके ऊपर सर चार्ज एप्लीकेबल हो गया, मतलब 13,12,500 प्लस 10% इसके ऊपर सर चार्ज भी लग जाएगा। इस पूरे अमाउंट पे 10% सर चार्ज लग जाने के कारण कितना अमाउंट आएगा सर, पूरे अमाउंट पे 10% सरचार्ज लग जाने का 1,44,3750 का सर टैक्स आ जाएगा। अभी सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात नहीं कर रहे हैं। बात को सुनना, बहुत मजेदार बात है। मतलब सर सिर्फ 1 रुपया ज्यादा कमाए तो मेरे ऊपर सरचार्ज आ गया और मेरे टैक्स कितने रुपए से बढ़ गया, प्लीज चेक इट, कितने रुपए से टैक्स बढ़ गया है सर? तो सर मेरा टैक्स बढ़ा है कहीं ना कहीं, सर मेरा टैक्स बढ़ गया है आपका माइनस 13,12,500, that is 1,31,250 रुपीज से मेरा टैक्स अमाउंट बढ़ गया सिर्फ 1 रुपया ज्यादा कमा लेने से। आ गया ये बात? क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर सरचार्ज फॉल कर गया था। इसी तरीके से जिस जिस प्लेस पे, जिस जिस इनकम की लिमिट पे जहां पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है ना, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सिंगल रुपीज ज्यादा कमा लीजिए तो आपको टैक्स उतना भरना पड़ जाएगा जितना आपकी इनकम ही नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ आपने 1 रुपया इनकम कमाया बट टैक्स अमाउंट 1,31,250 रुपीज हो जाएगा, तो आप कहोगे वो 1 रुपया ही क्यों कमाए, पूरा 1 रुपया ही सरकार आप ले लो। तो ऐसी बहुत से प्लेसेस आपके पास आ सकती हैं जहां जहां लिमिट चेंज होती है, एज लाइक 50 लाख के आसपास, 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 5 करोड़ पे। ऐसा हो सकता है कि इनकम का पोर्शन थोड़ा सा ही हो जिसके कारण टैक्स बहुत ज्यादा आ जाए, इनकम का पोर्शन थोड़ा सा ही हो जिसके कारण टैक्स बहुत ज्यादा आ जाए। उन जगहों पे एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। ये सुनो, हम आपको रिलीफ देते हैं कि थोड़ा सा इनकम कमाए हो, उसके कारण टैक्स बहुत ज्यादा आ गया, इनकम से भी ज्यादा टैक्स आ गया, कोई बात नहीं, इनकम ही हमें दे दो, कोई बात नहीं। सरकार कहती है, सुनो, सरकार क्या कहती है, सुनो, तुमने थोड़ी सी इनकम कमाई और उसमें सरचार्ज के कारण, बात सुनिए आप, तुमने थोड़ी सी इनकम कमाई और उसमें सरचार्ज के कारण इनकम से ज्यादा टैक्स तुमको लग जा रहा है, कोई बात नहीं, तुम हमें वो बढ़ी हुई इनकम ही दे दो। इट मींस यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का क्या मतलब निकलेगा, सरकार कहेगी ऐसा है बच्चे, हम मानते हैं कि तुम केवल 50 लाख कमाए होगे, तो 50 लाख पे जो टैक्स बनता था 13,12,500 रुपीज दे दो, प्लस जो ये बढ़ी हुई इनकम है ना तुम्हारी 1 रुपया, प्लस ये 1 रुपया दे दो। तुम ये पूरा 1,44,750 14,43,750 का टैक्स मत भरो, 13,12,500 का टैक्स भरो, प्लस ऊपर की इनकम हमें दे दो। जहां से सरचार्ज की रेट चेंज हो रही है, जहां से सरचार्ज एप्लीकेबल हो जा रहा है, ऊपर की इनकम हमें दे दो। इसी चीज को सर किया जाता है मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे आपको कितने रुपए का रिलीफ मिल गया, इतने रुपए का रिलीफ मिल गया है। ये कंसेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ का, जहां पे केवल सरचार्ज के कारण आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना, वो आपकी कमाई हुई इनकम से भी ज्यादा लग रहा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ था,
यहाँ पे इन्होंने इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, सरचार्ज के कारण एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था 1,89,000 रुपीज का, बट इन्होंने अर्न ही किया है 1,75,000। क्या जो कमाए हैं उससे ज्यादा टैक्स नहीं लग जा रहा है इनके ऊपर? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे भी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा कि भाई सरकार को इनकम ही दे दो, कह दो कि सर 50 लाख तक मेरी इनकम थी, ऊपर की सारी इनकम आप ले लीजिए, 50 लाख तक की इनकम पे हम टैक्स दे देंगे। और यही होता है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार आ जाओ, इस पे आ जाओ, अल्टरनेट वाले पे। आपने एक्सेस टैक्स पेबल कितना पे कर रहे हो? 1,89,000। तो मार्जिनल रिलीफ माना जाएगा, मार्जिनल रिलीफ माना जाएगा कि भाई साहब आप एक्सेस टैक्स मत भरिए, पूरी इनकम दे दीजिए, मतलब 1,75,000 आप इनकम दे दीजिए, 1,89,000 के टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्सेस हो रहा था, एक्सेस दैट इज 14,000, वो आपकी मार्जिनल रिलीफ बन जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब सर कैसा है? देखो देखो देखो, इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ पे ये आदमी पता है क्या बोलेगा? सुनो, सुनो बच्चों, ये आदमी क्या बोल रहा है, अब एक बार बात सुन लो, नालायक बच्चों बात सुनो। ये आदमी बोल रहा है कि भैया हम मानते हैं कि हमने केवल 50 लाख ही कमाया था। सरकार से बोलता है हम मानते हैं कि सिर्फ हमने 50 लाख रुपए ही, 50 लाख रुपीज ही कमाए, प्लस जो ऊपर से 1,75,000 रुपीज कमाए हैं वो सरकार आप ले लीजिए। तो सरकार को उसने दे दिया 1,75,000 रुपीज, और इस 50 लाख रुपीज पे जो इसकी इनकम आ रही थी उस पे केवल 13,12,500 रुपीज का ही टैक्स पे कर देगा। इतना टैक्स पे कर देगा, प्लस इतना रुपया 1,75,000 की इनकम ही उनको दे देगा। अब बताइए टोटल कितना आ रहा है ये? 13,12,500 प्लस 1,75,000। सर टोटल आ रहा है सर, इन दोनों का टोटल करके अगर आप देखेंगे तो सर टोटल आता है 1,48,7,500। सर 1,48,7,500 वो दे देगा इनको, जबकि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही थी सर? 15,01,500 माइनस 15,01,500। सर देख लीजिए सर, 14,000 रुपीज कम उसने दिया है सरकार को। यही इसकी मार्जिनल रिलीफ हो जाती है, यही टैक्स पेपर होता है। देख लो, अब इसकी फॉर्मेटिंग समझो एक बार। यहां तक समझ गए हो? रिकैप करा रहे हैं, अच्छे से समझ लेना मेरे भाई। सर हमने क्या देखा कि भाई कितना टैक्स बनता है, और केवल 50 लाख इनकम होती तो कितना टैक्स बनता। मतलब टोटल इनकम लेस 50 लाख कितना है? 50 लाख, 50 लाख के जस्ट ऊपर कितनी इनकम आ रही है? 1,75,000 रुपीज मेरी इनकम बढ़ रही है। 1,75,000 इनकम बढ़ने के कारण मेरा टैक्स 1,89,000 रुपीज बढ़ गया था। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो इनकम से ज्यादा टैक्स आ रहा था तो मार्जिनल रिलीफ ले लेंगे, देखेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी मेरी आ रही है 1,87,500। अगर हम ऊपर की इनकम को सरकार को वापस कर दें तो सर हमको बेनिफिट कितने रुपए का हो जा रहा है? 14,000 रुपए की मार्जिनल रिलीफ मिल जा रही है। अब देखिए सर, ये एक अल्टरनेट व्यू है। दूसरा अल्टरनेट मेथड, ये वाला थोड़ा ज्यादा सिंपल मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। 51,75,000 पे आपने टैक्स निकाल लिया, फिर टोटल इनकम 50 लाख रुपीज पे आपने टैक्स निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस देखा 1,89,000। आपको पता था 175 की इनकम बढ़ने का 189 का टैक्स बढ़ रहा है। कितने का फायदा आपको मिलेगा? अब आपको कितने का रिलीफ मिलना चाहिए? 189 का टैक्स देना पड़ रहा है 175 की इनकम पर, दोनों का डिफरेंस है 14,000। 14,000 का मार्जिनल रिलीफ क्लेम करिए, मार्जिनल रिलीफ क्लेम करिए बीइंग अमाउंट ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। टैक्स लाइबिलिटी क्या करिए? जो भी इनकम थी आपकी, जो भी इनकम थी 1,75,000 प्लस ये वाला इन प्लस 13,12,500 का टैक्स पे कर दीजिए। या तो फिर जो आपका ये वाला टैक्स आया था इसमें 15,01,000 वाला, 15,01,500 माइनस मार्जिनल रिलीफ 14,000 रुपए कर दीजिए, 14,000। आपका सेम आंसर आ जाएगा सर, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर आया, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्यों टैक्स प्लस सरचार्ज, अब जो अमाउंट आया उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दीजिए, और सर ये वाला टैक्स पेबल हो जाएगा। इतना इजी था, लिटरली ये बहुत इजी है, और आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया व्हाट्सएप कर देना हमें 9918310384 पर। ऑलवेज आपकी सेवा में तत्पर। बहुत इजी चीज है, याद करो। मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं है, जहां पे भी सरचार्ज के कारण आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना वो आपकी इनकम से भी ज्यादा हो जा रहा है, तो भाई साहब हमको रिलीफ दे दो, हम ज्यादा टैक्स नहीं देंगे। मेरी इनकम से जितनी इनकम अर्न की है और जितना टैक्स बढ़ जा रहा है, दोनों का जो डिफरेंस उतने का रिलीफ दे दीजिए। सीधी बात है, नो बकवास है। इनकम के से ज्यादा जो टैक्स आ रहा है ना मेरा, जैसे 175 की इनकम के कारण 189 का टैक्स आ रहा था, तो डिफरेंस का जो 14,000 था उसका हमको रिलीफ दे दीजिए। दैट इज मार्जिनल रिलीफ। क्यों आता है? जहां सरचार्ज एप्लीकेबल होता है या लिमिट चेंज होती है
उसके अप्रोक्सीमेटली अमाउंट एक्सीड होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो मैंने आपको इस वाले चार्ट में बता दी थी कि केवल 1 रुपया बढ़ने के कारण ही 50 लाख की जगह 50 लाख 1 रुपीज होने के कारण ही क्या फर्क पड़ रहा था, इसलिए मार्जिनल रिलीफ नाम का ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता, एज 61। एज लिखा है मतलब ये सीनियर सिटीजन है, इनको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी अगर इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया हो। आगे बढ़ते हैं। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हैविंग टोटल इनकम इज 1 करोड़ 2 लाख for the assessment year 24-25, assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on FD. Again सुनो सर, 1,02,000 रुपीज है। क्या है इनके लिए लिमिट, आइए देखते हैं। सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वालों के लिए 50 लाख रुपीज तक तो कोई टीडीएस नहीं है, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज लगता है। तो सर यहां पे देखिए, ये 1 करोड़ 2 लाख रुपीज कमा रहे हैं, 1 करोड़ 2 लाख रुपीज कमा रहे हैं, 15% का सरचार्ज लग रहा है। अगेन यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कुछ बात आएगा। कोई पेन पेपर कैलकुलेटर मत चलाओ, बस एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए आइए बच्चे आइए, देखिए सर सीधी बात नो बकवास, अल्टरनेट मेथड से देखते हैं। वो वाला मेथड से आप लोग पहले सॉल्व करना, अब आओ अल्टरनेट मेथड से। इनकम टैक्स 1 करोड़ 2 लाख पे कितना बनता है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले लिए हैं, इसलिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 6 लाख पे 5%, 6 लाख टू 9 लाख पे 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख, नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, 25% का कोई स्लैब नहीं है, और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लग जाता है। इट मींस ये वाला जो है ये स्लैब रेट है, कई बार पढ़ाया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी याद होगा। स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी काम। स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, दुनिया का सबसे इजी काम। हाँ सर कर लिए टैक्स में, ये तो पढ़ाने वाली चीज ही नहीं है लास्ट क्लास में। ओके, टोटल आपका आ गया टैक्स कितना बन रहा है प्लस। अब सुनो, 1 करोड़ से ऊपर इनकम थी ना, तो सरचार्ज 15%, इसके ऊपर 15% का सरचार्ज लग गया, तो टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज आपका आ गया 31,74,500। अब बात आती है 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज 10 का 15% हुआ है, तो इफ आई सेड कि मेरी इनकम अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ होती तो क्या टैक्स होता, तो टोटल इनकम कंप्यूटेड ऑफ इनकम फॉर 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे क्या होता, सेम स्लैब रेट में जाते तो 15 लाख तो माइनस 1 करोड़, दैट इज नेक्स्ट 85 लाख का 30% निकलता है। यहाँ पे सेम निकाल लोगे ना यार, ये तो इतना ही आता, लेकिन यहाँ तक तो इतना आता, लेकिन 85 लाख का 30% आता, 85 लाख का 30% आता सर। यहाँ पे आता सर 25,50,000 रुपीज, प्लस कर देंगे सर उसके ऊपर सरचार्ज 10%, तो सर यहाँ पे टोटल देखिए 1,50,000 प्लस 150 कैसे है, 60 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 15 कर लेना, 25,50,000 प्लस सरचार्ज 10%, 150 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज 10% था, तो आप ऐड करोगे तो 29,70,000 टैक्स बनता है। टैक्स निकालना बहुत आपको आता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर 1 करोड़ इनकम थी तो मेरा टैक्स ये बनता है, और 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स ये बनता है, मतलब मेरी इनकम सिर्फ कितनी बढ़ रही है, 2 लाख रुपीज बढ़ रही है, तो उसके कारण टैक्स कितना बन रहा है, एक्सेस टैक्स पेबल आ रहा है 2,04,000। सर 2 लाख की इनकम पे 2,04,000 का टैक्स नहीं चाहिए मेरे को, रिलीफ दो। मार्जिनल रिलीफ कितनी, इनकम से जितना ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो 2 लाख इनकम बढ़ने के कारण 2,04,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, 4,000 का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ आपको कितने का मिलेगा, 2,04,000 माइनस 2 लाख बीइंग द अमाउंट इन ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, दैट इज 4,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी आपका इस वाली फिगर में से, सुनो, माइनस मार्जिनल रिलीफ ये की है, तो 31,70,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जुड़ गया, 32,96,800 रुपीज का आपका टैक्स पेबल आ गया। भाई साहब इतना इजी था, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। ये आपका अल्टरनेट मेथड है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कंसेप्ट तो एकदम आपको इतनी इजी तरीके से कंसेप्ट समझाएंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा मेरे दोस्त। सर मजा तो अभी आ रहा है। चलिए सर आगे पढ़ते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रखते हैं, इसके बाद आप चल करना। मिस्टर अग्रवाल एज्ड 40 ईयर एंड रेसिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4 करोड़ 50 लाख रुपीस comprising long term capital gain taxable under section 112 of 55 lakh, short term capital gain under section 111A of 65 lakh and other income 3.3 करोड़। कुछ नहीं यार, देखो इन्होंने ये कहा
कि 3.3 करोड़ की इनकी अदर इनकम है, 55 लाख रुपीस का इनका 112 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 65 लाख का इनका 111A है। ठीक है, टोटल इनकम इनकी 4.5 करोड़ है। ठीक, 4.5 करोड़, सरचार्ज वगैरह सब आ रहा है, इंडिविजुअल है ये। Compute his tax liability for the assessment year 24-25 under the default tax regime and optional tax regime as per the normal provision of income tax, assuming that the total income and its component are the same in both the tax regime. Okay, यहाँ पे लिखो सर एक पॉइंट कॉशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक पॉइंट लिखो कॉशन। देखो अब कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, ये सरचार्ज वाला लिमिट आपको याद रहेगा कि सर सरचार्ज की लिमिट ऑप्शनल टैक्स रिजिम में क्या है, और सर सरचार्ज की लिमिट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में क्या है। यहाँ पे 2 करोड़ के से 5 करोड़ तक 25% ऑफ इनकम टैक्स कर दिया गया है, और यहाँ पे 5 करोड़ के ऊपर 37% कर दिया गया है। ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर सरचार्ज की लिमिट आपको याद रखनी है, बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। हाँ सर, बट एक इंपॉर्टेंट बात जान जाओ, एक इंपॉर्टेंट बात जान जाइए सर, कुछ इनकम ऐसी है जिसके लिए मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट फिक्स कर दी गई है। आइए बता रहे हैं आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आइए, सॉल्यूशन के साथ आइए मेरे, आइए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर अग्रवाल फॉर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। देखो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 4 करोड़ 50 लाख के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपीस है, टैक्स कैसे लगेगा बताइए सर। सबसे पहली बात याद रखो, जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है 20% के हिसाब से। सर इन्होंने 11 लाख रुपीस टैक्स लगा दिया, बहुत इजी है बेटा, इसलिए यहीं पे बता रहे हैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से। 55 लाख का 20% टैक्स लगा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती थी सर 111A वाली 65 लाख, क्वेश्चन याद रखना, यहीं पे गलती करोगे, स्पेशल रेट भूल जाओगे आप लोग, गलती मत करना मत करना मत करना। तो 111A 65 लाख का 15% चल जाएगा 9,75,000। अब बचा कितना, बैलेंस इनकम कितनी बची, 3 करोड़ 30 लाख रुपीस। 3 करोड़ 30 लाख रुपीस को इन्होंने इस तरीके से निकाला, टैक्स कितना बनेगा स्लैब रेट से, टोटल आया 96 लाख रुपीस। अब सर देखो यहां पे तो टोटल आ गया 96 लाख रुपीस, तो 3 करोड़ के ऊपर 4 करोड़ तक इनकम थी सर, 4 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना बन रहा था सर, बहुत ज्यादा बन रहा था। 4 करोड़ तक अगर आप जाते हो तो सर 25% का सरचार्ज बन रहा था। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखिए, सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो भी 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 112A या 111A वाली इनकम होती है, इसके ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही चार्ज हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। जो भी 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या 111A वाली इनकम होती है, उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 112, 112A और 111A वाली ये जो 3 इनकम होती है, इसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही चार्ज हो सकता है, और कुछ भी चार्ज नहीं किया जा सकता है। सर 10% चार्ज हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो इतनी ज्यादा चली गई, जो टोटल इनकम थी वो इतनी ज्यादा चली गई कि सरचार्ज 15% से एक्सीड कर गया। टोटल इनकम का सरचार्ज 15% से एक्सीड कर गया, तो भी इस इनकम पे केवल, देखिए टोटल इनकम का सरचार्ज 15% एक्सीड करके 25% पे चला गया, तो भी इस इनकम पे केवल 15% का ही सरचार्ज यूज होगा। बट अगर टोटल इनकम पे सरचार्ज केवल और केवल 10% ही होता, मान लीजिए 1 करोड़ 7 लाख होता, तो सर इस इनकम पे भी 112 या 111A वाली इनकम पे भी 10% का ही सरचार्ज लगता। मैक्सिमम 15% तक का सरचार्ज लग सकता है, मिनिमम 10% अगर आ रहा है तो 10% ही लगाएंगे। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। तो सर यहां पे इस बात को याद रखते हुए अगर हम देखें तो सरचार्ज यहां पे आएगा 25% और 96 लाख, इस वाले पे 25%, और जो ये वाली इनकम थी आपकी 112 और 111, मतलब इस पे 9,75,000 प्लस 11 लाख, मतलब 19,75,000 रुपीस के ऊपर 9,75,000 प्लस 11 लाख, मतलब 20 लाख टोटल जोड़ोगे तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे 9,75,000 रुपीस प्लस 11 लाख। ठीक है, इस पे टोटल 15% ही सरचार्ज लगेगा, जो आएगा 311,250, और ये वाला ये आएगा। टोटल ऐड कर दिए सर, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। इस बात को, बस छोटी सी बात को याद रखना था। यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट था इस क्वेश्चन में, 112
112A और 111A पे मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट 15% हो सकती है। तो यहाँ पे 25% का स्लैब तो आ गया था सरचार्ज का, क्योंकि 4 करोड़ प्लस इनकम हो गई थी। फिर भी रूल है कि इन 3 इनकम पे 112, 112A और 111A पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही हो सकता है। तो वही हम करेंगे। ठीक है सर जी। अब आप बात करते हैं कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन द केस ऑफ नॉर्मल प्रोविजन। सर नॉर्मल प्रोविजन पे भी 55 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 11111A जो 111A वाला है उसके ऊपर 15% के टैक्स रेट से बात आ गई। उसके बाद सर यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे। तो 10 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से यहाँ पे टोटल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लग गया। टोटल टैक्स आपका ये वाला आ गया। अब अगेन याद रखना 97 लाख 12,500 पे तो 25% के रेट से सरचार्ज लगेगा, बट इन दोनों इनकम पे टोटल पे 15% के रेट के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। टोटल सरचार्ज लग गया, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स लग गए, फिर टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब देखिए ऑप्शनल टैक्स रिजिम में टैक्स कम बन रहा है या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ये का टैक्स ये है, ऑप्शनल टैक्स रिजिम का टैक्स ये है। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ही कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर। सर अभी तक मतलब हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर देखिए इतना आसान चैप्टर था, ओरल सॉल्यूशन कर ले किसी ने भी, अगर इस एक पेज का प्रिंट निकाल लिया और इस एक पेज का प्रिंट आप ऐसे अपने बगल में रख के सॉल्व कर लोगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी चैप्टर है ये, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है ये। इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने देखा कि हमने कुछ नहीं देखा। अभी तक हम यही जाने स्लैब रेट टैक्स निकालना है, स्लैब रेट की कैलकुलेशन, कैलकुलेटर चलाया बस, मैथमेटिक्स की हमने, टैक्स तो पढ़ा ही नहीं, मैथमेटिक्स की है, कैलकुलेटर चलाया और टैक्स निकाल दिया, सरचार्ज निकाल दिया। एक पॉइंट याद रखा मार्जिनल रिलीफ का, दूसरा पॉइंट याद रखा हमने 112, 112A, 111A के केस में सरचार्ज मैक्सिमम 15% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, यहां तक की बात तो हमको क्लियर है। अच्छा, आप में से इस वाले चार्ट को हर एक बच्चा जरूर प्रिंट कर लेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हम इस चार्ट को थोड़ा क्लियर भी कर दे रहे हैं अभी, बट इस वाले चार्ट को आप लोग जरूर से प्रिंट कर लेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर, अपने को तो इतनी सी बात क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।